फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी मस्त चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जलवायु परिवर्तन पर संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक साथ देखने वाले हैं। आप अब तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं सभी को मैं एक साथ आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ताकि जितने भी आपके आगामी परीक्षाएं होंगी, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, जहां भी आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी मुद्दा अगर आता है आपका, तो सारे जितने भी हमारे कन्वेंशंस हैं, सारे सम्मेलन मैंने एक साथ यहाँ पे आपको दे दिए हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है आजकल, जिस पे प्रश्न बनना बिल्कुल एक कॉमन बात है। ठीक है, तो अभी आपके नेट ज़ेराफ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूकेपीएससी के एग्ज़ाम होगा या फिर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, कोई भी आपका एग्ज़ाम है। इसके अलावा भी अगर आपके छोटे मोटे कोई एग्ज़ाम हैं तो सभी में ये मोस्ट डिमांडिंग जो है कि टॉपिक रहता है। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, मराकेश सम्मेलन, बाकी आपके सारे जो हैं कि पूरे 1 से लेकर के 27 तक अब तक के जितने कोप हुए हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इनको हम कहते हैं, ये जितनी भी हुई है सारी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली, जैसे कि हमने बात किया कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख संगठनों की बात करेंगे, प्रमुख सम्मेलनों की बात करेंगे स्पेशली हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है ना। तो जलवायु क्या है, आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी क्षेत्र विशेष में एक लॉन्ग टाइम तक, जो लॉन्ग टाइम है वो भी कम से कम आपका 30 से 35 ईयर्स का जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन माना जाता है, इस बीच का जो भी वहाँ का टेम्परेचर होता है, जो भी वहाँ की ह्यूमिडिटी होती है, एक एवरेज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, उसी के हिसाब से हम मानते हैं कि ये यहाँ का क्लाइमेट है। अगर इसमें कुछ परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि हाँ भैया यहाँ का क्लाइमेट बदल गया है ना। कहीं का रेनफॉल, कहीं सपोज दैट जो है कि 35 सेंटीमीटर होता है हर साल जो है कि यहाँ पर रहता है, लेकिन इस बार जो है कि 40 सेंटीमीटर हो गया। कहीं पर जो है कि सूखे की स्थिति रहती है, इस बार वहाँ पर बाढ़ आ गई एक लॉन्ग टाइम के बाद में, या कहीं हमेशा पानी रहता था, खूब रेनफॉल होता था, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि इस साल जो है कि यहाँ पे सूखा पड़ गया। तो इसको हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज की कंडीशन। तो ये क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? ये क्लाइमेट चेंज के अंदर वैसे तो कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं, कुछ जो है कि ह्यूमन मेड भी हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो कॉजेज़ अभी माने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, वो ह्यूमन कॉजेज़ हैं। ह्यूमन कॉजेज़ में भी सबसे ज़्यादा जो है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब एक अपनी तीव्र गति पे हुआ, बहुत ज़्यादा जब पीक पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहुंचा, तो उससे क्या हुआ कि क्लाइमेट में अचानक ये चेंज महसूस हुआ, और इस चेंज को देखते हुए विश्व के कुछ देश जो हैं कि वो आगे आए पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और इसके लिए जो ये समस्या है इससे निपटने का समाधान खोजा। तो ये जो बैठक हुई, इन्हीं बैठकों को क्या कहा जाता है? इनको ही आपका कोप कहा जाता है। लेकिन कोप की स्टार्टिंग अचानक से नहीं होती है। इसमें सबसे पहले जो है कि एक सम्मेलन होता है स्टॉकहोम में, जो है कि कुछ देशों के प्रतिनिधि आते हैं और वहां पर एक बैठक करते हैं स्टॉकहोम में। तो हम बात करेंगे क्या है कि स्टॉकहोम में एक जो बैठक होती है मानव पर्यावरण पर, संयुक्त कॉन्फ्रेंस ये हुई थी। कब हुई थी? ये 1972 में एक बैठक होती है, और इस बैठक में जो है कि पर्यावरण संवर्धन की और इसके संरक्षण की बात होती है कि किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार से इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर एक बात होती है। और इसका नतीजा ये निकल करके आता है कि UNEP की स्थापना होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना होती है। और जो है कि ये प्रोग्राम चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, समय समय पर इस पर बैठकें होती रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका इसकी जो 20वीं वर्षगांठ थी, आपको ध्यान रखना है कौन सी वाली, जब ये UNEP बन जाता है। बिल्कुल मैं जो आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जितने भी आपके कॉन्फ्रेंसेस हैं, आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी कनेक्टेड अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली आप उसको समझ पाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, PPT नहीं है आपका, नॉर्मली आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, आपके 2-3 बुक्स का ये कलेक्शन है, और इसमें जो है कि जितनी भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उन सभी को ऐड ऑन किया गया, जो आपके एग्जाम्स में पॉइंट पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसका स्क्रीनशॉट से काम चल सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे पॉइंट लिख लेने चाहिए, उन पॉइंट्स को लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है आपका। ठीक है, कब होता है ये ध्यान रखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है, और इसमें क्या होता है, UNEP की स्थापना होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम तैयार होता है, और इस प्रोग्राम की 20वीं वर्षगांठ, नॉर्मली ये चलता रहता है, बैठकें होती रहती है जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर। उसके बाद जब इसकी 20वीं वर्षगांठ होती है, यानी कि इसके 20 साल पूरे हो जाते हैं, 20 साल इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो निकल करके आता है 1992। तो इसकी जो 20वीं वर्षगांठ थी, इसकी 20वीं वर्षगांठ जो मनाई गई वो ब्राज़ील में मनाई गई।
20वीं वर्षगांठ ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में होती है। कहाँ पे होती है? ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में होती है इसकी 20वीं बैठक, जिसको आप पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। ये जो 20वीं बैठक किसकी थी? इस 20वीं बैठक में ये डिसाइड किया गया कि क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर बात की जानी चाहिए, उन पर काम किया जाना चाहिए। अब तक तो जो है कि नॉर्मल बात हो रही थी, लेकिन अब क्या होता है, 3 बड़े समझौते किए गए। 3 बड़े समझौते क्या किए गए? एक तो स्थापना की गई UNFCCC, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप बना CBD और तीसरा ग्रुप बनता है आपका UNCCD। ये 3 ग्रुपों की स्थापना होती है। किसके तहत होती है? ध्यान रखेंगे, आपका जो रियो डी सम्मेलन था, रियो डी जनेरियो सम्मेलन था, इसमें, जिसको आप रियो सम्मेलन कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, इसके अंतर्गत इन 3 समझौतों पर बात होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है आपका, क्या है आपका, CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा आपका जो है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन पर रिलेटेड है। ये जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, इसको रोकने के लिए, यानी कि इन तीनों में क्या होता है, अब यहाँ से कोप की शुरुआत होती है। कुछ लोग सदस्य बनते हैं UNFCCC के, कुछ लोग सदस्य बनते हैं CBD के, कुछ लोग सदस्य बनते हैं UNCCD के। ये जो 3 समझौते हुए, किसमें हुए ध्यान रखना है आपको, UNEP के तहत, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत 1992 में रियो डी जनेरियो सम्मेलन के तहत ये 3 समझौते होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये समझौते होने के बाद में जो देश जो है कि UNFCCC के सदस्य बनते हैं, फिर इनकी एक वार्षिक बैठक होनी तय होती है कि हर साल एक वार्षिक बैठक होगी, जिसमें जो है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की जाएगी। ठीक है, और ये जो बैठक होती है, इन्हीं बैठकों को कहा जाता है कोप। तो अभी जो रिसेंटली कोप हुआ, ये कोप 27 हुआ। आपके जितने भी सम्मेलन पूछे जाते हैं स्पेशली वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो कोप हुआ, यहाँ से इन कोप्स की शुरुआत होती है। इसमें बात क्या की गई, इसमें बात की गई कि हर साल एक बैठक होनी है। तो 1992 के सम्मेलन से संबंधित UNFCCC में शामिल हो गए बहुत सारे देश, और जिन्होंने मिलकर के वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने का बीड़ा उठाया कि भाई वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, इसको क्या किया जाए, कम किया जाए। ये बात तो हो गई, लेकिन क्या होता है, यह जो कन्वेंशन था, यह 21 मार्च 1994 से काम करना इसने शुरू किया। ठीक है, यानी कि UNFCCC की स्थापना हो जाती है, और इसने काम करना कब से शुरू किया, 21 मार्च 1994 से काम करना शुरू किया। लेकिन अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। अब क्या होता है, इस पर काम शुरू तब होगा जब इस पर पहली बैठक होगी। तो इसकी जो पहली बैठक होती है, ये आपकी पहली बैठक होती है 1995 में। इसका प्रथम सम्मेलन होता है बर्लिन में, और इसी को कहा जाता है आपका पहला कोप 1 कहा जाता है। बर्लिन में इसकी पहली बैठक होती है, और इसके सदस्य देशों ने वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इसको कम करने के लिए एक समझौता किया। ठीक है, कि किस प्रकार से हम जो है कि वैश्विक तापमान को कम कर सकें, इसको कहा जाता है बर्लिन समझौता, या फिर आपका कोप 1 कहा जाता है। इसके बाद सेकंड कोप होता है। सेकंड कोप में भी इसी तरीके के, अभी क्या है, पूरी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे हैं उनको सही तरीके से वैश्विक स्तर पर ना तो समझा गया है, ना ही उसके लिए पूरी तरीके से कोई भी रणनीति अभी तय है। तो क्या होता है, यहाँ पर डिसीजंस होते हैं पहले में, दूसरे में, लेकिन उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो फिर उसके बाद जो है कि 2 साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल होता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योंकि पहली बार 27 से मामलों को नहीं लिया गया, तो अब क्या है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि अब जो काम होगा, जो बैठक हुई, इसमें जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो बाध्यकारी होंगे। जो कन्वेंशंस होता है, जो समझौता होता है, वो बाध्यकारी नहीं होता है, गैर बाध्यकारी होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको उसके नियमों को मानना है, लेकिन प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपको उसके नियमों को मानना है। तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोप 3 1997 में होता है। इसके जितने भी मामले थे, जो भी डिसीजंस थे, वो बाध्यकारी थे, ये ध्यान रखना है। इसको सख्ताई से अपनाने की बात की गई, और क्या हुआ, इसमें जो है कि बिल्कुल बाध्यकारी रखा गया कि भाई आपकी जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, इसमें कटौती करनी ही करनी है आपको। ठीक है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ होता है, ध्यान रखना है आपका, जापान के क्योटो शहर में होता है। कब होता है, 11 दिसंबर 1997 को होता है। लेकिन फिर इसमें भी बात आती है कि ये जो प्रभावी हुआ, इसके जो नियम थे वो प्रभावी कब से हुए, 16 फरवरी 2005
5 से ये प्रभावी हुआ और कहा गया कि आपको स्पेशली 6 गैसों पर कंट्रोल करना है। इन 6 गैसों के उत्सर्जन में कमी लानी है। 6 गैसें कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, नाइट्रस ऑक्साइड था और आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था, पर फ्लोरोकार्बन है और आपका छठा है सल्फ्यूहेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 गैसों पर कंट्रोल करने की बात की गई कि इन 6 गैसों पर क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है। और इसके विस्तृत नियमों को मराकेश के 2001 वाला जो सम्मेलन था, मराकेश अगला कोप होता है मराकेश में। कब? कौन सा कोप था? कोप 7, यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो था आपका कोप 3 था। इस कोप 3 में जो डिसीजन लिए गए, इन डिसीजनों को अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इनको इम्प्लीमेंटेशन इनका होता है मराकेश सम्मेलन 2001 कोप 7 में इनको अपनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अच्छा, प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में मैंने आपको अंतर बता दिया। प्रोटोकॉल बाध्यकारी होता है, कन्वेंशन बाध्यकारी नहीं होता है। प्रोटोकॉल में प्रोत्साहित किया जाता है देशों को कि भाई तुम ऐसा करो, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है इनका उत्सर्जन कम करो भाई, ये होता है। लेकिन क्या है, आपका प्रोटोकॉल ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है कि भाई आपको ऐसा करना ही करना है, ठीक है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोटोकॉल एक अनुपालन तंत्र बनाया गया, जिसका ये उद्देश्य था। अनुपालन तंत्र मतलब इसको आपको फॉलो करना है, एक फॉलोइंग सिस्टम बनाया गया जिसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो किया जा सके। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि भाई जो भी क्योटो प्रोटोकॉल के नियम कानून है उनको मानना होगा और उनको मानने के लिए अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कुछ सुविधा प्रदान करनी होगी और उनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसकी बात की गई थी इसमें। इसके बाद बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान भी रखा गया था, क्योंकि प्रोटोकॉल है, इट मीन्स इट इज़ कंपलसरी, बाध्यकारी है। अगर आप नहीं मानते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको अगर कोई भी देश क्या है जो उसका मापन है, किस पैरामीटर पर वो काम कर रहा है, उस पैरामीटर के मतलब कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है, कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, कितना जो है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है ना, और कितना जो है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर रहा है, कितना डिकार्बनाइजेशन कर रहा है, उसको क्या करना है, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो रिपोर्ट भी सौंपनी है। लेकिन अगर कोई देश ऐसा नहीं करता है तो उसके जो क्या है, उसको प्राप्त होने वाला क्रेडिट का लाभ उसको नहीं मिलेगा, उसको ऋण नहीं मिलेगा, उसको क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा अगर वो अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपता है, अपना डाटा ओपन नहीं रखता है, सारी जानकारी नहीं देता है तो, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इन क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सीमा तय कर दी गई थी कि भाई कौन कितना जो है कि उत्सर्जन करेगा। विकासशील देश, विकसित देश और उससे डाउन देशों की कैटेगरी बना करके उनको कहा कि तुम कितना उत्सर्जन कर सकते हो, उसकी सीमाएं दी गई। और अगर कोई देश अपनी सीमा से ज़्यादा उत्सर्जन करता है ना, और जो उसको प्रयास करने के लिए कहा गया कि भाई तुम इतना कंट्रोल करो, कार्बन के उत्सर्जन में इतना कंट्रोल करो या ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में इतना कंट्रोल करो, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो टारगेट दिया है कि भाई इस साल तुमको जो है कि 50% कार्बन उत्सर्जन में अपनी कमी लानी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, 50% कार्बन में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कहा, लेकिन आपने 40% ही कमी लाई, तो आपका 10% जो है कि बच गया था, है ना। तो आपको ये 10% तो पूरा करना ही करना है अपना। लेकिन इसके अलावा क्या है, आपको अगले साल का टारगेट भी पूरा करना है। अगले साल आपको 20% और कम करना था, ये टारगेट कम पूरा करना है, और प्लस आपको 30% पेनल्टी के तौर पे और कम करना है। तो आपको इतना % अपनी तरफ से जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना होगा। समझ में आ रही बात? मतलब आपको टारगेट दिया था कि इस साल का आपको 50% अपना जो है कि कम करना है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, लेकिन आपने 40% ही कम किया, तो आपका 10% तो इस साल का रह गया था। अगले साल आपको टारगेट मिला 20% का, और 30% आपको पेनल्टी के तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। जितना भी आपका रह रखा है वो तो मिलेगा, अगले साल का टारगेट भी मिलेगा, प्लस 30% उत्सर्जन में कटौती और करने के लिए आपसे कहा जाएगा। ये 2 दंड स्वरूप आपको दिए थे। और उत्सर्जन में कमी करने से आप सोच रहे होंगे तो अच्छी बात है, उत्सर्जन में कमी करेंगे, लेकिन क्या होता है कि जब आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, अपनी प्रौद्योगिकी को, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को कहीं ना कहीं आप ब्रेक दे रहे हैं, है ना। क्योंकि इन गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्रीकल्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब आपको उस चीज़ में कटौती करनी पड़ेगी, कम उत्सर्जन तभी हो पाएगा, ठीक है। आपको जो है कि अपना ट्रैफिक कम करना पड़ेगा, आपको जो है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लानी पड़ेंगी, ऐसी मशीनें लानी पड़ेंगी, है ना, जो क्या करें, कम उत्सर्जन करे गैसेस का और प्रोडक्शन ज़्यादा दें। तो इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है, बाली सम्मेलन होता है 2007 में, जिसको आप कोप 13 के नाम से जानते हैं। और बाली सम्मेलन क्या था, UNFCCC का
13वां अधिवेशन होता है। ये क्योटो प्रोटोकॉल की मीटिंग के लिए क्या था, एक तरीके से इन्हीं की पार्टीज़ की तरह कार्य करने वाला एक तीसरा अधिवेशन था ये, ठीक है। तीसरा अधिवेशन ध्यान रखना है आपको, क्योटो प्रोटोकॉल की तरह काम करने वाला तीसरा अधिवेशन था। और ये सम्मेलन कहाँ होता है, ये बाली में इंडोनेशिया में होता है 2007 में। और क्या होता है इसमें, इन जितनी भी हमने अब तक की जो डिसीजन लिए कि भाई इनको हमको काम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को कम करना है ना, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है, वैश्विक तापमान को कम करना है, तो इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया जिसको बाली रोड मैप कहा गया। और इस बाली रोड मैप को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके उसके लिए एक बाली एक्शन प्लान बनाया गया, कि किस तरीके से इस रोड मैप को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, उसके लिए एक बाली एक्शन प्लान बनाया गया। और इस बाली एक्शन प्लान के तहत जो है कि 5 योजनाओं पर ध्यान दिया गया, कि 5 प्रमुख श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया कि कैसे करके बाली एक्शन प्लान काम करेगा। मतलब सभी का शेयर्ड विज़न होना चाहिए, सभी का विज़न समान होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि मिटिगेशन करना है आपको, कार्बन के उत्सर्जन में कमी करनी है, वैश्विक तापमान में कमी करनी है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करनी है। अनुकूलन मतलब आपको जो है कि अपने आप को उस हिसाब से ढालना है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको ढालना है अपने आप को, है ना। और उसके लिए क्या करना है, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ जो विकसित देश हैं उनको, विकासशील देशों को फाइनेंस प्रदान करना है कि वो भी अपने देश में क्या कर सकें, जलवायु परिवर्तन से लड़ सकें, जलवायु परिवर्तन को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकें। कहीं ना कहीं उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो फाइनेंस भी विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को दिया जाए। ये किस में डिसाइड होता है, ये बाली सम्मेलन के अंदर डिसाइड होता है। बाली सम्मेलन में मैंने क्या कहा आपसे, बाली सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाता है। और रोड मैप मतलब कैसे काम हम करेंगे और उन कामों को करने के लिए क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, उसके लिए एक बाली एक्शन प्लान तैयार होता है। और ये 5 योजनाएं उसके अंदर रखी जाती है, इस 5 सिस्टम से ये काम होना था। उसके बाद होता है कोपेनहेगन सम्मेलन। अभी आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं आपको बस फटाफट स्टोरी को कनेक्ट करते हुए, एक तरह से आपका ये रिवीजन है, आप इसको रिवीजन भी मान लीजिए। अगर आपने पहले पढ़ा है तो यह आपका रिवीजन है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो इसकी स्पीड थोड़ा सा कम करके, थोड़ा थोड़ा पॉज करके इसको समझते चलिएगा, क्योंकि हमको पूरे जो है कि अब तक के 27 कोप्स को कवर करना है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी कवर करना है इसको, ठीक है। तो कोपेनहेगन सम्मेलन आपका होता है 2009 में होता है, जिसको आप कोप 15 कहते हैं। कोप समझ गए आप, कोप क्या है, मैं कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। हम कोप सुनते हैं ना, कोप क्या होता है आपको पता नहीं है। तो UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ये जो एक ढांचा तैयार किया गया, ये जो एक संगठन बनाया गया, इसके तहत जो सदस्य देश थे वो क्या करते हैं, हर साल क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी मुद्दा निकल करके आ रहा है, जो अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, उस पर एक बैठक होती है। उससे किस प्रकार से लड़ा जा सके, किस प्रकार वैश्विक तापमान को कम किया जा सके, किस प्रकार ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को कम किया जा सके, इन मुद्दों पर वो बात करते हैं। हर साल एक बैठक होती है, कुछ टारगेट्स डिसाइड करते हैं, इसी को कोप कहा जाता है, ठीक है। और पिछली बार तुम्हारे क्या टारगेट रखे गए थे, उन टारगेट्स को देखते हुए अगले टारगेट की तरफ को अगला कोप होता है। जैसा अभी कोप 27 हुआ था, तो इसमें क्या था कि कोप 26 में जो टारगेट रखे गए थे पहले उन पर बात होती है, फिर आगे की कार्रवाई होती है। ऐसी जब कोप 26 हुआ होगा तो उस पर कोप 25 में जो डिसीजंस लिए गए थे उन पर बात हुई होगी। जो कोप 2 था उसमें कोप 1 में जो डिसीजन लिए गए थे उस पर बात हुई थी। तो हर जो कोप होता है, अगला कोप, वो पिछले कोप पर डिपेंड करता है पहले तो, और फिर उसके बाद वो कुछ नई रणनीतियों पर भी काम करता है, ठीक है। तो हमारा इसी तरीके से जो कोप 15 है, ये क्या है, ये 15वां अधिवेशन है, 2009 में होता है, कोपेनहेगन में होता है, इसलिए इसको कोपेनहेगन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें उच्चतम राजनीतिक स्तर तक पहुंचाया गया जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को, मतलब हाईलाइट किया गया बहुत ज़्यादा। और इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसके CDM यानी कि आपका जो है कि क्लीन डेवलप मैकेनिज़्म पर इसमें बात की गई है, किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सही तरीके से काम कर सकते हैं, सही तरीके से आप जो है कि अपना जो भी आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कम करते हुए आप पूरा क्या कर सकते हैं, आगे के विकास कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, ये बात होती है, ठीक है। तो आपको CDM ध्यान रखना है। CDM क्या है आपका, यानी कि मेन आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हुआ, जो कोपेनहेगन में हमने डिसीजन लिया था ना, कोपेनहेगन एकॉर्ड को जन्म दिया एक तो इसने, दूसरा क्या है, इसने क्योटो प्रोटोकॉल के जो आपका क्या है CDM के संवर्धन पर काम किया, यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म पर काम किया।
बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर आएंगे, आपको वो समझने पड़ेंगे। इस पर काम किया। और क्या होता है साथ ही साथ इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और बेसिक देशों के बीच में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए एक ऐतिहासिक अर्थपूर्ण समझौता हुआ। ग्रीन हाउस गैसेस के यानी कि अमेरिका और जितने भी बेसिक देश हैं, बेसिक देश कौन है आपके, मेनली बेसिक देश के अंदर 4-5 ये देश आते हैं, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, इंडिया और चाइना, ये बेसिक देश कहलाते हैं। इनके बीच में एक डिसीजन लिया गया कि हम ग्रीन हाउस के गैसेस के उत्सर्जन पर कमी लाएंगे। अगला क्या है, इस कोपेनहेगन एक्कॉर्ड की प्रकृति कैसी थी, गैर बाध्यकारी थी, कोई ज़रूरी नहीं था कि भाई आपको इसको मानना ही है। और साथ ही साथ क्या है, इसमें क्या किया गया, इसमें साथ ही इसमें एनेक्स 1 देशों को 2020 तक हरित गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए एक निश्चित लक्ष्य तैयार करने को कहा गया। एनेक्स 1 देश कहा जाता है विकसित देशों को। बोला 2020 तक तुम्हें क्या करना है, 2020 तक तुमको अपने जो भी आपके गैसेस का जो उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो आप उत्सर्जन कर रहे हैं, जितना भी % कर रहे हैं, उसमें आपको एक लक्ष्य दिया जाएगा और आपको उस लक्ष्य के हिसाब से कटौती करनी होगी। ठीक है, ये किस में बात होती है, कोपेनहेगन सम्मेलन में ये बात हो जाती है। इसके बाद में आपका होता है कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है 2010 में, ये होता है कानकुन में, इसीलिए इसको कानकुन जलवायु सम्मेलन कहा जाता है। ये UNFCCC की 16वीं बैठक थी, इसलिए इसको COP 16 कहा जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 16th बैठक थी ये। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, इसमें जो है कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसमें क्या है कि आप 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि को क्या करेंगे, कम करेंगे। इसको जो है कि क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन लेकर के आएंगे। जो आपने वैश्विक तापन किया है यानी ग्लोबल वार्मिंग किया है, इसको आप 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करके लेकर के आएंगे। अगर 2 डिग्री सेल्सियस आपसे कम नहीं हो रहा तो कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान में कमी लानी ही होगी। ये डिसाइड किया गया कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है कि ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नवाचार को यानी कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना पड़ेगा। किस प्रकार से आप जो है कि नई ऐसी प्रौद्योगिकी को लेकर के आएँ जिससे जो क्या हो, जलवायु की हितैषी हो, जलवायु की हितैषी हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आनी है आपको। मतलब जिससे जलवायु परिवर्तन पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का विकास करो, ऐसी तकनीकी लेकर के आओ, इस पर जोर दिया गया। और साथ ही साथ क्या है, विकासशील देशों में ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएं, ऐसे प्रोग्राम लाए जाएं, ऐसी नीतियां लाई जाएं और उनको वित्त प्रदान किया जाए जिससे वो क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज पे काम कर सके वो भी। इसके लिए क्या किया गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कानकुन सम्मेलन के अंदर की गई। कानकुन जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन हुआ था, इसमें स्थापना की जाती है ग्रीन क्लाइमेट फंड की, GCF की स्थापना होती है। क्यों होती है, मैंने कहा आपसे कि विकासशील जो देश हैं वो भी क्या कर सकें, जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा सके, जलवायु परिवर्तन को कम करने में। तो इसके लिए क्या है, एक तंत्र की स्थापना होती है। इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया, तकनीकी तंत्र, कि भाई टेक्नोलॉजीज़, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लाई जाएं जो क्या कर सकें, जो जलवायु परिवर्तन में कम से कम वो करे, प्रभाव डाले। और क्या है, कानकुन अनुकूलन फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि भाई इन टेक्नोलॉजीज़ को या जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा। और साथ ही ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। कानकुन सम्मेलन की मुख्य 3 बातें हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बात करनी है, अगला क्या है आपका, डरबन सम्मेलन होता है। डरबन सम्मेलन कहाँ होता है, डरबन सम्मेलन डरबन में होता है, इसलिए इसको डरबन सम्मेलन कहा जाता है। 2011 में होता है और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 17वीं बैठक थी। ठीक है, 17वीं बैठक में ये अपने किस्म का एक दूसरा बड़ा सम्मेलन था, जैसे कोपेनहेगन सम्मेलन था, जिसी प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल था, जिसमें क्या किया गया, चीज़ों को बड़ी सख्ताई से लागू करने की बात की गई। ऐसे ही जो है कि आपका डरबन सम्मेलन भी है। डरबन सम्मेलन में क्या है, इस समझौते के तहत 2015 के पहले तक जल्द से जल्द जलवायु परिवर्तन पर एक सार्वभौमिक कानूनी समझौते को अपनाने की बात की कि क्या करना है भैया, आपको 2015 से पहले एक सार्वभौमिक कानूनी समझौता लाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली बात करके काम नहीं हो रहा है। तो एक कानूनी तौर पर अगर हम काम करेंगे तो काम हो जाएगा। और साथ ही क्या कहा गया, इस कानूनी समझौते को 2020 तक स्थापित करने की बात की गई। क्या करना है आपको कि 2015 तक आपको कानून लेकर के आना है, 2020 तक उस कानून को इम्प्लीमेंट करना है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है, कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोका जा सकता है।
इसके लिए 2020 तक कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने की बात होगी। कहाँ पर बात हुई है? डरबन में ये बात होती है। इसके लिए क्या किया गया? इस पॉलिसी को अपनाने के लिए सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, इसके लिए एडीपी की स्थापना होती है। एडीपी का मतलब क्या होता है? एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑन दी डरबन प्लेटफॉर्म फॉर एनहांस्ड एक्शंस, कि इन एक्शंस को बढ़ावा दिया जा सके, किस प्रकार से इन एक्शंस को इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो एडीपी का क्या है? इसका जो एक ये प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का विकास करने का मेन मतलब क्या है कि कानूनी बाध्यता दी जाए ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने में, जलवायु परिवर्तन को रोकने में, और साथ ही साथ इसके द्वारा इस सम्मेलन में कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि कृषि से भी बहुत बड़ी मात्रा में क्लाइमेट चेंज होता है। कैसे होता है? कृषि के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? जब आप बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो बड़ी मात्रा में आप उसके अंदर केमिकल्स डाल रहे हैं, बड़ी मात्रा में उसके अंदर आप फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं उन खेतों में, है ना। और जो है कि जहां साल में जो है कि 2 फसल होती थी, आज साल में 5 फसलें आप उठा रहे हैं। पहले क्या होता था कि खेत खाली रहते थे, पूरा 2 महीने 3 महीने उनमें जानवर घूमते थे। आज सुबह खेतों में फसल कटती है और शाम को जो है कि उसमें नई फसल बो दी जाती है। तो ये कैसे हो रही है? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ज़मीन के अंदर ट्यूबवेल लगा रहे हैं और जो है कि भारी मात्रा में ज़मीन के अंदर से अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। बेमौसम आप उसको बाहर निकाल रहे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इवेपोरेशन हो रहा है और ये पानी उड़ करके कहीं और जा रहा है भाप बन के, और वो कहीं और बरस रहा है। आपके क्षेत्र का तो यहाँ पे का क्या है? अंडरग्राउंड वाटर वापस थोड़ी आ गया जितना आपने ज़मीन के अंदर से निकाला। अगर नॉर्मली बारिश होती, बरसात होती, तो वो क्या है? नेचर के हिसाब से आपका बरसात हो रही है, लेकिन आप ज़मीन के अंदर से ज़बरदस्ती पानी निकाल रहे हो। ज़मीन की उर्वरता खत्म हो चुकी है, ज़बरदस्ती उसमें उर्वरता बढ़ाने की बजाय केमिकल डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी क्लाइमेट चेंज पर प्रभाव डालता है। इसलिए आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो आपका डरबन सम्मेलन है, इस डरबन सम्मेलन में कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंदर रखा गया। एक कानून पास करने के लिए कहा गया, 2015 तक कानून बनाने के लिए कहा गया और 2020 तक इस कानून पर सख्ताई से काम किया जाए, इसकी बात की गई। ये 3 मुद्दे किसके अंदर हैं? डरबन सम्मेलन के अंदर हैं। फिर होता है आपका दोहा सम्मेलन, 2012 में होता है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 18वीं बैठक होती है। और इस बैठक में क्या होता है? इस बैठक में जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है? अमेरिका के नेतृत्व में जो धनी देश थे, उन्होंने निर्धन देशों की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। सीधी सी बात समझ लो, इसको पढ़ लेना बाद में आप लोग, मैं ये PDF आपको डाल दूंगा। मैं अभी आपको चीज़ें बस नॉर्मली बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ 27 स्कोप कंप्लीट करने हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर क्या मेन बात है मैं आपको वो बताता चल रहा हूँ। मैं PDF दे दूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में डिटेल में। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि बुकीज लैंग्वेज ना समझ में नहीं आती है, तो कहानी आप समझ जाएंगे कि मेन इसके अंदर बात होनी क्या थी, मुद्दे क्या थे मेन, आपको बस ये समझ में। एग्जाम में आपसे उसके अंदर पूछा जाएगा कि इस जो ये सम्मेलन था, इस सम्मेलन की प्रमुख बात क्या थी, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो दोहा सम्मेलन था, दोहा सम्मेलन में बात ये हुई कि निर्धन देशों ने कहा कि भाई वैश्विक जो तापन हो रहा है, वैश्विक तापन को कम करने के लिए क्या करना है। इस वैश्विक बात किसने कही? निर्धन देशों ने। निर्धन देशों ने क्या कही? निर्धन देशों ने कहा कि जो वैश्विक तापन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जिम्मेदारी निभाएं वो विकसित देश निभाएं, विकासशील देशों को ये जिम्मेदारी ना दी जाए। ऐसा किसने कहा? निर्धन गरीब देशों ने, विकासशील देशों ने कहा कि वैश्विक तापन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को रोकने के लिए, कार्बन की उत्सर्जन मात्रा को कम करने के लिए विकसित देशों को ही काम करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों को लेनी होगी। इस मांग को मानने के लिए किसने? अमेरिका ने, और अपने साथ में उसने क्या किया? अन्य विकसित देशों को लेकर के इस मांग को मानने से मना कर दिया। इस समझौते की प्रमुख बात है ये। ठीक है, किसने? अमेरिका के नेतृत्व में धनी देशों ने निर्धन देशों की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया कि वैश्विक तापन की समस्या से पृथ्वी को बचाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देश निभाएं, इसको मांगने से मना कर दिया। और क्या है? उनकी मांग ये थी कि भाई जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे हैं उन पर काम किया जाए। इसमें क्या होता है? एक फिर ये जो गरीब देश थे, ये क्या करते हैं? एक नमा नामक एक संगठन बनाते हैं। नमा मतलब है नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शंस। ये विकासशील देशों का, ठीक है, विकासशील देश, निर्धन देश जिनका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये विकासशील देश एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें क्या है? राष्ट्र स्तर पर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के रूप में नीतियों और कार्यों को
कार्यों का एक सेट है कि किस प्रकार से आप ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस पे बात होती है नमा के माध्यम से। नमा के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि नमा क्या है, विकासशील देशों का एक समूह है, ठीक है। और क्या है, इसके तहत क्या है, अमीर देशों ने जो ये बैठक हुई थी, इसके तहत अमीर देशों ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित निर्धन देशों की मदद करने के लिए कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं दिखाई कि भैया हम अकेले क्यों जिम्मेदारी लें। ऐसा जो है कि विकसित देशों का कहना था कि जलवायु परिवर्तन पे हम अकेले जिम्मेदारी क्यों ले भाई, है ना। पॉल्यूशन तो तुम भी फैला रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम भी कर रहे हो, और जिम्मेदारी अकेला जो है कि विकसित देश ले। तो इसलिए विकसित देशों ने विकासशील देशों की मदद करने से भी मना कर दिया और इसकी जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया कि क्या है, सारी जिम्मेदारी विकसित देश ले ना भाई, ऐसा नहीं चलेगा, विकासशील देशों को भी मानना होगा, ऐसा कहते हैं विकसित देश, ठीक है। तो ये बात किस में हुई, दोहा सम्मेलन 2012 में, जिसको आप COP 18 कहते हैं। फिर होता है आपका वार्सा सम्मेलन। वार्सा सम्मेलन 2013 में होता है और ये COP की 19वीं बैठक थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 19वीं बैठक थी। वार्सा क्या है, पोलैंड की राजधानी है, पोलैंड की राजधानी वार्सा में ये संपन्न होता है। और इसमें क्या डिसीजन लिया गया, इसमें 2015 तक सार्वभौमिक, फिर वही बात आई कि 2015 तक एक सार्वभौमिक कानून तैयार किया जाए जो सही तरीके से इन बातों को इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि एक्चुअली हो ये रहा था ना कि ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को, कार्बन की मात्रा को और वैश्विक तापन को कम करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में कमी लानी होगी। आप ये क्योंकि हो क्यों रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये हो रहा है। ज़्यादा जो सबसे बड़ा कारक है, वैसे तो कई कारक हैं ग्लोबल वार्मिंग के और आपकी जो है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के लिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। विकास के जितने भी कार्य हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्हीं कार्यों की वजह से ही जो है कि वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है, उन्हीं की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो सभी के लिए लगभग देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन जिम्मेदार है। और इनमें कटौती करने का मतलब आपको अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में कटौती करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कटौती करने का मतलब आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तो इसलिए क्या है कि बस वार्ता तो हो रही है लेकिन पूरी तरीके से लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से देश इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो अगला कोप हो रहा है वो फिर पिछले कोप में वही बात कह रहा है कि ये जो बात हुई थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो फिर अब लीमा सम्मेलन होता है। लीमा सम्मेलन 2014 में होता है जो कि कोप की 20वीं बैठक होती है। आप समझ लो कि ये 20 वर्ष हो चुके हैं। 20 वर्ष तो पहले हो चुके थे जब जो है कि आपकी UNFCCC की स्थापना होती है, उसके बाद अगले 20 वर्ष ये भी हो गए। अभी भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पे बात चल रही है और आने वाली आप मतलब ये समझ लो कि जलवायु परिवर्तन तो होता ही रहेगा, है ना। वैश्विक तापन बढ़ता रहेगा 2050 तक तो अभी फिक्स है ही। जब तक आपका जीवन है, हमारा जीवन है, तब तक तो आपको ये कोप देखने को मिलेंगे ही। तो फिलहाल 20वां कोप की हम बात कर रहे हैं। कोप 20 अधिवेशन पेरू के लीमा में 2014 में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में क्या होता है, इस अधिवेशन में सरकारें अगले वर्ष यानी कि 2015 में, ये लीमा सम्मेलन कब हो रहा है, लीमा सम्मेलन हो रहा है 2014 में। तो उन्होंने कहा कि भाई अब अगला जो सम्मेलन होगा वो पेरिस में होगा। अगले साल जो होने वाला सम्मेलन होता है वो पहले डिसाइड हो जाता है। पेरिस में 2015 में जो सम्मेलन होगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। ये डिसीजन लिया गया लीमा में कि भाई ठीक है अभी तक जो भी हुआ, लेकिन जो 2015 में पेरिस का जो समझौता होगा उसमें जो भी मुद्दे रखे जाएंगे हम उनको मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पहली बात तो ये हुई। साथ ही साथ कहा गया कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के कार्यों में पारदर्शिता और विकासशील देशों को तकनीकी प्रदान करनी होगी। ये 2-3 बातें निकल करके सामने आई, ठीक है। फिर होता है पेरिस सम्मेलन और बार बार आपको पेरिस सम्मेलन देखने को मिलेगा। क्यों पेरिस सम्मेलन बार बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2020 से जो है कि काम करना शुरू करेगा। पेरिस सम्मेलन 2015 में होता है लेकिन 2015 में ये डिसाइड करते हैं कि 2020 के बाद जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे होंगे वो पेरिस समझौते के अंदर आएंगे। ये कोप 21 है, 21वीं बैठक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक ये बैठक चलती है। क्या होता है इस बैठक में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पेरिस सम्मेलन। इससे कई प्रश्न आपके बनने की संभावना रहती है। बार बार आगे आपको पेरिस सम्मेलन सुनने को मिलेगा सारे कोप्स में, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। ये क्या होता है परिवर्तन, कोप 2021 में संपन्न हुआ। ये विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए वर्ष 2020 के बाद की अवधि हेतु जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने के लिए योजना प्रस्तुत करेगा। कब, 2020 के बाद। इसमें क्या है, इसमें मेन बात ये डिसाइड की गई कि इसमें भी वही है कि जो आपका वैश्विक तापन है इसको आप 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करें। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपनी तरफ से कमी करने का भरसक प्रयास करें।
सभी राष्ट्रों ने क्या किया, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अपनी राष्ट्र योजना बनाने पर जोर दिया। पहली बात तो क्या थी कि तापमान को आप 1.5 तक तो कम से कम लेकर के आओ ही आओ, इतना जो है कि कम करो अपनी तरफ से। दूसरी बात क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर अपने अपने स्तर पर राष्ट्रीय योजना बनानी है। तीसरी बात क्या है कि कार्बन के उत्सर्जन में 2050 तक 50% की कमी लानी है और 2100 तक आपको 100% कटौती का लक्ष्य रखना होगा। तीसरी बात थी ये, ठीक है। चौथी बात क्या है कि संपोषणीय विकास की ओर अग्रसर होने के लिए 17 संपोषणीय विकास लक्ष्य और 169 लक्ष्यों को एक नया सेट 2015 में विश्व सरकारों के द्वारा अपनाया गया। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आपके जो SDG निकल करके आए थे, 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकल के आए, वो किस सम्मेलन की देन है, तो ये पेरिस सम्मेलन 2015 की देन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो और वैश्विक मुद्दे हैं उनसे किस प्रकार से निपटा जा सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे भी आपके हर साल कहीं ना कहीं आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे होगा। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं, बड़ी ईजी लैंग्वेज में हम उनको याद करेंगे हैंड टू हैंड, तो इन पर बात होती है। और साथ ही साथ 169 साधारण लक्ष्य रखे जाते हैं और ये कहाँ आते हैं, ये पेरिस सम्मेलन 2015 में आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्या है, पेरिस सम्मेलन में वैसे तो जो है कि 27 अनुच्छेदों पर बात हुई, टोटल 27 अनुच्छेद इसमें देखे गए। 27 अनुच्छेद इसके अंदर यानी कि 27 कुछ टारगेट्स रखे गए और मतलब कुछ पॉइंट वाइज दिए गए, अनुच्छेद 1 2 3 4 5 ऐसे करके 27 अनुच्छेद रखे गए। तो उसमें 6 अनुच्छेद जो है कि आपके वो मेन हैं पेरिस समझौते के। 6 अनुच्छेद के आपको नंबर भी ध्यान रखने हैं, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद नंबर 11, अनुच्छेद नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 14। ये 6 अनुच्छेद आपके लिए पेरिस समझौते के प्रमुख अनुच्छेद हैं। ये 6 मतलब आपके क्या हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो लिए गए। क्या किया गया, एक तो क्या होना है, बाजार तंत्र को मजबूत करना है, यानी क्रेडिट ऑफ कार्बन को आपको मजबूत करना है। क्रेडिट ऑफ कार्बन क्या है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रेडिट ऑफ कार्बन का मतलब यह है कि आपको एक टारगेट दिया गया कि आपको आपके कार्बन उत्सर्जन में 30% की कटौती करनी है। चलो ये दे दिया आपको टारगेट कि आपको 30% क्या करनी है, कटौती करनी है कार्बन उत्सर्जन में, ठीक है। लेकिन आपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर दी 40%, तो आपने 10% कटौती एक्स्ट्रा की है। ये जो आपने 10% कटौती एक्स्ट्रा की है, ये आप किसी और देश को दे सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, अपने अगले टारगेट में इसको जोड़ सकते हैं। जैसे अगली बार आपको टारगेट मिलेगा कि आपको 20% कार्बन में कटौती करनी है, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव में 20% कटौती करनी है आपको, इतना उत्सर्जन आप कम करेंगे। इसके लिए क्या है, एक जो है कि आपसे कई बार बात आ रही है इस बात की कि पारदर्शिता लानी होगी अपने नियमों में, मापन में, आपकी प्रणाली में कि आप कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका एक लेखा जोखा होना चाहिए। तो उसके आधार पर आपको टारगेट दिए जाते हैं। तो आपको क्या है, 30% कटौती करनी थी, आपने 40% कटौती कर दी, मतलब 10% एक्स्ट्रा कटौती करी, कम उत्सर्जन किया मतलब आपने कार्बन का। तो जो 10% आपने उत्सर्जन किया, या तो आप ये किसी को क्रेडिट कर दें, किसी दूसरे देश को दे दें कि भैया चल तू इस बार ज़्यादा उत्सर्जन कर ले, जैसे उसका टारगेट था 20% उत्सर्जन करेगा, कटौती करेगा वो, ठीक है, मतलब 80% उत्सर्जन कर सकता है, तो उसको बोला तू मेरी तरफ से 10% और कर ले, मतलब 90% उत्सर्जन कर लेगा वो। समझ में आ रही बात, इसको कहते हैं क्रेडिट। नहीं समझ में आई तो वापस एक बार रिवर्स जाओ, ठीक है, बार बार रिवर्स करने में बहुत देर लगेगी, टाइम समय का अभाव है, आपको मुझे कोप पूरे 27 करवाने हैं, ठीक है, क्योंकि आगामी परीक्षाएं आपकी इसकी बड़ी डिमांड कर रही हैं। और क्या है आपका 19 की बात होती है कि वित्त, आपको बोला कि विकासशील देशों को विकसित देश क्या करेंगे, हर साल $100 बिलियन क्या करेंगे, वो देंगे, वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे जिससे वो जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर सकें। लेकिन ये विकसित देश मानते नहीं हैं। लेकिन क्या है कि एक तरीके से आपको दे तो दिया ये टारगेट कि भैया आपको ऐसा करना है। फिर अनुच्छेद 10 में क्या है, प्रौद्योगिकी विकास पर बात की गई कि आपको क्या करना है, डेवलपमेंट पर काम करना है, प्रौद्योगिकी के विकास पर काम करना है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का विकास करना है जो कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करे, कम से कम वैश्विक तापन करे, कम से कम जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करे। ऐसी तकनीकी का विकास करो और साथ ही साथ इस तकनीकी को हस्तांतरित करो। ये बात थी अनुच्छेद 6 में कही गई। फिर अनुच्छेद 6 के बाद में बात आती है, ये किसकी थी, अनुच्छेद 10 की बात है। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि क्या है, आपको क्षमता निर्माण करनी है। क्षमता निर्माण करनी मतलब ऐसी क्षमता निर्माण करनी है, आपको ऐसा काम करना है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कर सकें, अपने अंदर ऐसी कैपेसिटी का डेवलपमेंट करो।
अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित करो, ऐसे प्लान्स अपने अंदर लेकर के आओ, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का डेवलप करो कि आप ग्रीन हाउस की गैसेस के उत्सर्जन को कम से कम करें। और क्या है, पारदर्शिता ढांचा आपको लेकर के आना है कि आप कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, मतलब जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, आप कितना वैश्विक तापन को बढ़ावा दे रहे हैं, कितना आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इसकी एक पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि क्या हो सके उसी से आपको टारगेट्स दिए जा सकें, उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जा सके, एक डेटा उपलब्ध हो कि जलवायु परिवर्तन में कौन से देश कितना भूमिका निभा रहे हैं उसको कम करने में, उसको बढ़ाने में। ठीक है, तो इसके लिए पारदर्शिता लानी पड़ेगी हर देश को अपने एक्शंस में। अगला क्या है, आपका आर्टिकल 14 कहता है कि ग्लोबल स्टॉक टेक की स्थापना की जाएगी, जिसमें क्या है कि आपको प्रतिबद्धता होगी, आपको जो है कि जो भी आपको प्रतिबद्धता दी गई है, आपको जो टारगेट्स दिए गए हैं उसके लिए आप प्रतिबद्ध रहें, आपको वो काम को करना ही करना है। अगर उस काम को करने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी क्या होगी, समीक्षा होगी कि आपने कितना % वो सही काम किया नहीं किया, आप अपने टारगेट के हिसाब से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, है ना, उसमें कुछ कमी रह रही है, कुछ उनमें सुधार किया जा सकता है तो उस पर सुधार करेंगे, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए क्या सोल्यूशंस होंगे, ये सारे अनुच्छेद 14 में देखा गया। तो आपको ध्यान रखना 6 अनुच्छेद पेरिस समझौते के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने अनुच्छेद थे इसमें, टोटल 27 अनुच्छेद थे, जिसमें 6 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट थे। अनुच्छेद 9, 10, 11, 13, 14, 9, 10, 11, 13, 14, ठीक है, 12 को छोड़ दो बस, 9, 10, 11, ठीक है, 13, 14, 9, 10, 11, 13, 14, 6, 9, 10, 6 तो आपका आएगा ही, अनुच्छेद 6, 9, 10, 11, 14, ये 6 अनुच्छेद ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बात आते हैं, अगला आता है आपका मराकेश सम्मेलन होता है। मराकेश सम्मेलन को आप मराकेश कॉप मराकेश सम्मेलन 2016 के नाम से भी जानते हैं। ये कोप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 22वीं बैठक थी, इसलिए इसको कोप 22 कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये जो है कि मोरक्को के शहर मराकेश में 7 नवंबर से 18 नवंबर 2016 के बीच में संपन्न होता है। लगभग 200 देश जो है कि इसमें भाग लेते हैं और जो है कि मराकेश कार्य की घोषणा करते हैं कि हमको क्या करना है भैया, इसमें ये डिसाइड करते हैं कि आपको इसके तहत सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 का एजेंडा जो है उसका हम समर्थन करते हैं कि भाई 2030 तक जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं उन पर हम काम करेंगे, इनको हम स्वीकार करते हैं। ऐसी बात होती है मराकेश सम्मेलन के अंदर, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जलवायु सुवेद्य फोरम की स्थापना होती है। जलवायु फोरम सुवेद्य क्या है, जलवायु सुवेद्य फोरम 48 विकासशील देशों का समूह है। विकासशील देश वो देश हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, गरीब देश वो हैं। इन्होंने क्या किया, 2030 एवं 2050 के बीच में 100% नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने के इरादे की घोषणा की कि हम जो है कि पूरी तरह से 2030 से 50 के बीच पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करेंगे। और क्या है, कनाडा, जर्मनी, मोरक्को एवं यूएसए ने 2050 तक अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डीकार्बोनाइज बनाने की बात की। किसमें, मराकेश सम्मेलन की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, बॉन सम्मेलन होता है अगला 2017 में, जिसको आप कोप 23 कहते हैं, यानी कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 23वीं बैठक होती है। इसमें क्या होता है, इस 23वीं बैठक में मेनली अमेरिका क्या करता है, अपने पेरिस समझौते से हाथ खींच लेता है, वापस ले लेता है अपना नाम पेरिस समझौते से। कहता है नहीं भैया, तुमने इतनी सारी जो शर्तें रखी हैं हम इसके लिए एग्री नहीं करते हैं, भाई तुम तो पूरी तरह से हमें चौपट कर दोगे, हम इस सम्मेलन से अपना नाम वापस लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉन सम्मेलन 2017 में अमेरिका क्या करता है, अपने आप को पेरिस समझौते से अपना नाम वापस लेने की बात करने के बाद में ये क्या है, पहला सम्मेलन है। मतलब इससे पहले ये पेरिस सम्मेलन से तो ये क्या करता है, पहले ही अपना नाम वापस ले लेता, लेकिन मतलब पेरिस उसके बाद में जब अमेरिका ने अपना नाम वापस ले लिया ना कि भाई हम पेरिस समझौता नहीं मानेंगे, उसके बाद की पहली बैठक है ये, ठीक है। पेरिस सम्मेलन के बाद जब उसने पेरिस सम्मेलन से अपना नाम वापस ले लिया ना, उसके बाद पहली बैठक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान नहीं रखनी है, बस इसमें इतना है आपको ध्यान रखना है कि ये पेरिस समझौते के अमेरिका जब अपना पेरिस समझौते से अपना नाम वापस ले लेता है उसके बाद की पहली बैठक होती है ये वॉन सम्मेलन 2017 में, जो कोप 23 है। डिसीजन वही लिए जाते हैं जो पेरिस समझौते में लिए गए थे, उन पर ही इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैंने आपको पॉइंट ज़्यादा दिए हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे आपको पॉइंट कम दिए हैं। फिर आपका क्या होता है, अगला कोप 24 होता है।
ठीक है। कोप 23 के बाद कोप 24 होता है, 2018 में होता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की ये 24वीं बैठक है। और इस बैठक को आप जो है कि कैटोवाइस बैठक भी कह सकते हैं, कैटोवाइस सम्मेलन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैटोवाइस में संपन्न होती है। पोलैंड के कैटोवाइस, या फिर इसको पोलैंड सम्मेलन भी आप कह सकते हैं। ये देखेंगे आप, पोलैंड कैटोवाइस शहर में ये संपन्न होती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि कोप 24 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे कोप होते हैं उन पे पिछले कोप की बात होती है, और इसमें भी क्या है, फिर उसकी भी बात होने के साथ साथ जो पेरिस सम्मेलन 2015 है, इस पर विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ निर्णय लिए गए कि हम क्या क्या करेंगे। तो पहले तो एक रूल बुक बनाई गई, डिटेल्ड रूल बुक, कि भाई कैसे करके हम जो पेरिस समझौता 2015 के हमने जो लक्ष्य रखे हैं उनको कैसे पूरा करेंगे। एक तो उसके लिए रूल बुक बनाई गई, और साथ ही साथ क्या है, बात की गई कि जो भाई विकासशील देश हैं वो क्या करें, विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। भाई बहुत लंबा समय हो गया, जो $100 बिलियन से बात हुई है वो प्रदान कराएं। साथ ही साथ क्या किया गया, क्लाइमेट चेंज जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसके माध्यम से जो विकासशील देश हैं वो भी अपना क्या करें, अपना योगदान दें, और विकसित देश जो है कि $100 बिलियन इनको हर साल जो है कि वो प्रदान करें। ठीक है। साथ ही साथ क्या किया गया कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको जो है कि अनुकूलन और शमन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। शमन और अनुकूलन का मतलब है कि आप जो है कि कम से कम जो है कि क्या कर सकें, उत्सर्जन कम से कम करें, इसको हम बोलते हैं शमन। ठीक है, न्यूनीकरण, शमन। और अनुकूलन मतलब होता है जो आपके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे तौर तरीके आप अपनाएं। अडेप्टेशन, अनुकूलन का मतलब होता है अडेप्टेशन, आप अडेप्ट करें जिससे क्या हो, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। साथ ही साथ क्या होता है इसमें जो है कि लेखांकन और कार्बन कटौती की गणना के लिए अधिक से अधिक स्पष्टता, यानी कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी पारदर्शिता लाने की बात की गई। साथ ही साथ इसमें क्या डिसाइड किया गया कि जो आपके क्या है, अपनी क्षमता को, इस शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की एक समान रूप से गणना के तरीके में सहमति जताई कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप क्या कर सकें, गणना कर सकें कि विकसित देश कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, विकासशील देश कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, अपने मानकों के अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इसमें पारदर्शिता की वही वाली बात आ रही है। साथ ही साथ क्या है, क्लाइमेट एक्शन प्लान की बात की गई कि क्लाइमेट एक्शन प्लान पर प्रधानता दी जानी चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ का विकास करना चाहिए और उस टेक्नोलॉजी को हस्तांतरण भी करना चाहिए। ठीक है। और भारत समेत कई देशों ने इस चीज़ को क्या किया, ये कहकर संदेह व्यक्त किया कि ये नियम जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर समस्या जैसे कारक पर काम नहीं करते हैं। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर ध्यान देंगे। अगला क्या है आपका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 25वां सत्र होता है। अब कहाँ पर होता है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, ये मैड्रिड में संपन्न होता है, तो इसको मैड्रिड कॉन्फ्रेंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है। कोप 25 कब ये संपन्न होता है, दिसंबर 2019 में संपन्न होता है। और इसमें भी क्या है कि फिर पिछले कोप की बात होती है, हर साल जो है कि पिछले कोप की बात होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, इसमें जो पेरिस जलवायु समझौता है, मैंने क्या कहा, पेरिस समझौता बार बार आपके पास आएगा। ठीक है, उसको कह रहा है कि तत्काल उसको काम करने की उस पर आवश्यकता है, ये बात की गई। और दूसरी बात क्या की गई कि अगला है आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले 26वें कोप के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो अगला कोप होने वाला है, उसमें हम क्या डिसाइड करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, उसके जटिल मुद्दों की बात की गई। ये इसमें मेन था आपका। ठीक है। ग्लासगो का जो सम्मेलन है वो आ जाता है आपका ग्लासगो सम्मेलन 2021 कोप 26। इस सम्मेलन में क्या है, मेनली वही बात की गई, पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया था, हमारा जो 190+ देशों ने जो है कि इसमें पार्टिसिपेट किया। और साथ ही साथ इसमें यही डिसाइड किया गया कि जो आपका वैश्विक तापमान है इसको आप 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का प्रयास करें। लगभग यहाँ तक नहीं कर पाते हैं तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो कम करें ही करें। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात क्या होती है इसमें जो है कि यूके ने 2035 तक कहा कि हम 78% ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को कम करेंगे। साथ ही साथ 2050 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन की बात करते हैं। यूके कहता है नेट ज़ीरो एमिशन, आपको समझना जरूरी है। ये आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया कि नेट ज़ीरो एमिशन क्या होता है। नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि आप जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर आप 100 यूनिट कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं तो आप 100 यूनिट को ही वापस जो है कि ख़त्म भी करने का कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का विकास करें कि जितना 100 यूनिट कार्बन अगर आपने उत्सर्जित किया है तो आप उसको वापस से ख़त्म भी कर सकें। इसको हम कहते हैं नेट ज़ीरो। ठीक है, ये था आपका। इसके अलावा और क्या बात की गई, इसके अलावा मोबिलाइज फाइनेंस की बात की कि सेकंड पॉइंट है आपका कि भाई जो कम्युनिटीज़ हैं और जो नेचर हैबिटेट्स हैं इसको प्रोटेक्ट करने की बात की। ठीक है,
कि आपको केवल जो है कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे क्या हो रहा है, कम्युनिटीज़ को, नेचुरल हैबिटेट को भी नुकसान हो रहा है, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, इस पर भी बात होती है ग्लासगो सम्मेलन में। साथ ही साथ मोबिलाइज फाइनेंस की बात होती है कि भाई जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों को $100 बिलियन का जो वादा हुआ है वो दे भैया, बहुत लंबा समय हो गया, दो भैया अब, ये वाली बात होती है। और क्या है, साथ ही साथ जो है कि जो पेरिस सम्मेलन है उसको फुलफिल करने के लिए एक साथ आकर के हमको काम करना होगा। ये 4 मुद्दों पर बात की गई किसमें, ग्लासगो सम्मेलन 2021 यानी कि COP26 में। ठीक, ये बात होती है। तो अगला आपका फिर होता है COP27 जो हाल ही में आपका संपन्न हुआ था। ठीक है, ये हाल ही में संपन्न हुआ 2022 में आपका ये सम्मेलन होता है। ये कहाँ होता है, शर्म अल शेख सम्मेलन है, इसको हम कहते हैं शर्म अल शेख सम्मेलन 2022 में। COP27 मिस्र में है, ये संपन्न होता है, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में संपन्न होता है। ठीक है, 27वीं बैठक है 2022 में संपन्न होती है। इस सम्मेलन में भी मेनली क्या है, जो जलवायु परिवर्तन का जो एक संकट उभर करके आया है, इसमें मेनली क्या है, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने की बात की है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कैसे हम कम कर सकें, और उसके लिए हम एक साथ आकर के आधिकारिक तौर पर एक एजेंडा तैयार करें कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या मेन निर्णय लिए गए इसमें, COP26 पर बात हुई, पेरिस समझौते के लिए साथ आने पर जोर दिया गया, ग्रीन हाउस के गैसेस को उत्सर्जन को कम करने की बात की गई, साथ ही साथ जो है कि जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिरोध क्षमता का निर्माण करने की बात की गई कि भाई क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है लेकिन इससे कैसे लड़ा जा सके, ऐसी क्षमता भी विकसित आपको करनी होगी। साथ ही साथ क्या है, इसके लिए वित्त पोषण की बात की गई कि भाई वित्त पोषण जो प्रतिबद्धता है इसको मानो $100 बिलियन वाली वही वाली बात कि विकसित देश क्या करेंगे, विकासशील देशों को $100 बिलियन देंगे। और साथ ही साथ क्या है, वैश्विक जो अनुसंधान है उनके अनुसार ये माना गया कि कार्बन का उत्सर्जन की जो वर्तमान दर है, जितनी तेज़ी से कार्बन बढ़ रहा है, इसके हिसाब से देखा जाए तो आगामी समय में जो औसत तापमान है उसमें 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान बढ़ सकता है पृथ्वी का, ये माना गया। ठीक है, तो ये आपके टोटल COP27 अब तक हुए हैं। अब आपका COP28 होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका। और इसके अंदर क्या बात देखी गई COP27 में, प्रमुख बिंदु और क्या रहे इसमें, वही है कि कमज़ोर देश क्या कर सकें, कमज़ोर देश आगे आ सकें, उसके लिए जो है कि लॉस एंड डैमेज जो है कि पॉलिसी अपनाई गई। साथ ही साथ क्या है, प्रौद्योगिकी के बात की गई कि ऐसी प्रौद्योगिकी लाई जाए जो क्या कर सके, कम से कम जो है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे। साथ ही साथ जो है कि शमन की बात की कि भाई न्यूनीकरण किया जाए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में। तो ये सारी वही वाली बातें हैं। ठीक है, क्रेडिट की बात मैंने आपको बताई दी, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, ये सारी बातें हमारी आ चुकी हैं। तो ये तो आपके टोटल कोप्स थे। और एक साथ भी आपको कई बार आप सोच रहे होंगे कि सर ने कुछ कोप छोड़ दिए, 27 तक की बात कर रहे थे, तो ये सारे कोप मैंने आपको एक साथ दे दिए हैं। ठीक है, इन पे भी हम एक बार बात कर लें कि क्या कौन कौन से कोप थे। पूरे सारे 1 से लेकर के 27 कोप तक हैं। आपका पहला कोप जो है कि वो बर्लिन में होता है, ध्यान रखेंगे, बर्लिन में 1995 में होता है, इसको कोप 1 कहते हैं, जर्मनी। ठीक है, जर्मन में। अगला आपका जो है कि जिनेवा में यानी कि स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा शहर में होता है 1996 में। कोप 2 ऐसी जो है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान, है ना। आगे आपका जो है कि ब्यूनस एरिस जो है कि अर्जेंटीना में नवंबर 1998। कोप 4 ऐसे ही आपका वॉन जर्मन अक्टूबर 1999 में। कोप 5 ऐसी जो है कि आपका द हेग जो है कि नीदरलैंड में 2000 में। कोप 6 ऐसी जो है कि आपका मराकेश सम्मेलन मोरक्को में आपका 2001 में। कोप 7 ऐसी आपका न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया में अक्टूबर 2022 में। कोप 8 होता है। ऐसी मिलान इटली में दिसंबर 2003 में। कोप 9 होता है। ऐसी फिर वापस जो है कि आपका ब्यूनस एरिस अर्जेंटीना में दिसंबर 2004 में। कोप 10 होता है। फिर उसके बाद जो है कि नीदरलैंड प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है आपका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कनाडा में आपका दिसंबर 2005 में। कोप 11 संपन्न होता है। ऐसी नैरोबिया केन्या में आपका नवंबर 2006 में। कोप 12 संपन्न होता है। बाली इंडोनेशिया में दिसंबर 2007 में। कोप 13 संपन्न होता है। ऐसी आपका पोजनन पोलैंड में दिसंबर 2008 में आपका कोप 14 संपन्न होता है। और फिर ऐसे आपका जो है कि कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में, कोपेनहेगन डेनमार्क दिसंबर 2009 में। कोपेन 15 संपन्न होता है। ऐसी आपका जो है कि कानकुन मैक्सिको नवंबर 2010 में। कोप 16 और आपका डरबन साउथ अफ्रीका नवंबर 2011। कोप 17 ऐसे आपका दोहा कतर नवंबर 2012। कोप 18 ऐसी आपका जो है कि अगला है आपका वॉर्शो आपका पोलैंड
हाँ, अगला है आपका वॉर्शॉ पोलैंड नवंबर 2013 कोप 19, लीमा पेरू दिसंबर 2014 कोप 20, पेरिस फ्रांस नवंबर 2015 कोप 21, मराकेश मोरक्को आपका ये मराकेश मोरक्को नवंबर 2016 कोप 22, और फिर आपका बोन जर्मनी नवंबर 2017 कोप 23। ऐसे ही आपका जो है कि कोटोविस पोलैंड दिसंबर 2018 कोप 24, और फिर इसके बाद जो है कि आपका मैड्रिड स्पेन 2019 कोप 25। ऐसे ही आपका जो है कि ग्लासगो यूके नवंबर 2021 कोप 26, और आपका शर्म एल शेख जो है कि नवंबर 2022 कोप 27 यानी कि इजिप्ट में संपन्न होता है। और अगला आपका दुबई यूएई में संपन्न होना है कोप 28, ये भी मेरे ख्याल से नवंबर 2023 में होगा। 2023 में होगा ये तो श्योर है, लेकिन मंथ का हो जाता है नवंबर दिसंबर ऐसे ही कुछ, तो ये नवंबर में ही होगा मे बी शायद। ठीक है, तो ये आपके सारे जो है कि कोप आपके संपन्न हो गए, कोप 1 से लेकर के कोप 27 तक। इन्हीं को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, इनके अलग अलग शहरों में होने के हिसाब से इनके नाम रखे जाते हैं। जनरली इनको हम कोप कह देते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कह देते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएंगे सारे कोप्स क्या थे पूरे, है ना, या क्या आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक सुंदर सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने का, लाइक करने का, शेयर करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, आज फर्स्ट टाइम मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट किया कीजिए, कोई आपका चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। इसको ज़रूर देखिएगा आप, शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है ना। और नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे। अगला आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।